आज के शो में सियासी तूफान मईशत पर असरात ढाने लगा। डॉलर मजीद तगड़ा, रुपया मजीद कमजोर। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कीमत 180 रुपए से तजावुज कर गई। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। सियासी सूरत हाल, सियासी खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। हमने देखा है कि कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुनहरिफ अरकान जिनके बारे में कल से दावे किए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से कि वो सिंध हाउस में छुपे हुए हैं या सेफ कस्टडी में हैं, सामने आ चुके हैं। इन एमिनेंस के सामने आने के बाद सियासी खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोरली यानी इखलाकी तौर पर हुकूमत अपने नंबर्स खो चुकी है, अपनी जो इस पर अददी अक्सरियत खो चुकी है, सिर्फ काउंटिंग होना अब बाकी है। उधर हुकूमत की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे कि शायद सूबे सिंध में गवर्नर हाउस के निफाज के हवाले से उनकी तरफ से तजवीज़ दी गई है, लेकिन इस पूरी सियासी सूरत हाल का जो असर है पाकिस्तानी मईशत पर आना शुरू हो गया। पाकिस्तानी रुपा आज मजीद कमजोर हुआ। आज डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपा 180 रुपए से तजावुज कर गया। इस मौजूदा सूरत हाल का असर पाकिस्तानी मईशत पर पूरी तरह से आना शुरू हो गया है। अब से कुछ रोज कबल यह खबर रिपोर्ट हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ताहाल वो मुज़ाकरात कंक्लूड इसलिए नहीं हो सके क्योंकि पाकिस्तान और बिलखुसूस इस्लामाबाद में जो सियासी दर्जा हालात है उसमें इजाफा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से, गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान IMF की टॉक्स भी इस वजह से मुकम्मल ना हो सकी। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे इसके असर आना शुरू हुए, वॉल्यूम्स थिन होना शुरू हुए। इधर डॉलर पर भी कहा जा रहा है कि अनसर्टेनिटी का असर आ रहा है। ये नियर टर्म अनसर्टेनिटी यानी जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह असर कर रही है, इस पर इस प्रोग्राम से कबल मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो रही थी, कुछ मईशत से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो भी है इस सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का असर इमरान खान साहब को पड़े, नवाज शरीफ साहब को पड़े, शहबाज शरीफ साहब को पड़े, आसिफ जरदारी साहब को पड़े, लेकिन वो मुस्बत पड़े या मनफी पड़े, लेकिन एक बात तो तय है कि अवाम पर इसका असर मनफी ही है। इसका कोई मुस्बत असर नहीं है। जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है इसकी बात हो रही है, यानी यकीनी तौर पर अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ, उनकी रियल वेजेस में मजीद कमी, और इसके साथ साथ जो मईशत है वो शायद मजीद स्टैग्नेंट हो जाए कुछ माह के लिए। साथ साथ ये खबर भी इस्लामाबाद से आ रही है कि पाकिस्तान जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में कमी के हवाले से बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को अप्रोच किया गया है। इसको 900 अरब से 300 अरब कम कर तकरीबन 600 अरब तक ले जाने की बात की जा रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक रिलीफ पैकेज अनाउंस कर चुके हैं जो तकरीबन 246 अरब रुपए का है, इसको फाइनेंस करने के लिए यह जरूरी है। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर इसका इंपैक्ट बहुत से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ सकता है। तकरीबन 1135 कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स हैं इस पर, लेकिन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से मेरी मुराद वो प्रोजेक्ट जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर इसका मनफी असर आ सकता है। तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत पर पूरी तरह यह सियासी तूफान असरात ढाने लगा है। मेरे साथ खुरम शहजाद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब होंगे, दीगर हमारे मोतीवाला साहब, आरिफ हबीब, मुख्तलिफ लोग साथ होंगे, मलिक बोस्तान, हारून शरीफ साहब साबिक सरबराह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे प्रोग्राम का हम आगाज कर रहे हैं। हारून शरीफ साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है सर कि क्या वाकई मईशत पर असरात आना शुरू हो गए, और क्या ये असरात ऐसे हैं जो कि रिपेयरेबल भी हैं या बड़ा नुकसान होने वाला है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप अपने पुराने प्रोग्राम्स में भी देखें तो एक मुसलसल मैं भी और बाकी लोग भी पोजीशन लेते रहे हैं कि जो हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, हुकूमत की तवज्जो पॉपुलिस्ट शॉर्ट टर्म रिलीफ की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, और IMF प्रोग्राम के साथ उसके अंदर टेंशंस डेवलप होनी बड़ी नेचुरल थी। तो एक तो अब हमें विजिबल नजर आ रहा है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जब हमारे पास कैश फ्लो की स्पेस कम है लेकिन हम रिलीफ भी देना चाह रहे हैं, पॉपुलिज्म की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, तो वो पैसा कहां से आएगा, और इसके ऊपर अब हार्ड क्वेश्चंस जो हमारी निगोशिएशंस हैं उसके अंदर रेज किए जा रहे हैं।
दूसरी चीज जो हमें समझने की है कि जहां पर हमारी एक वीक कोalition गवर्नमेंट होती है, उसके लिए माशी तज्जियाकारों को और सबको बड़ा क्लियरली आइडिया है कि वहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्योंकि कंसेंसस नहीं बिल्ड हो पाता, वो करनी ना सिर्फ मुश्किल हो जाती हैं और इलेक्शन के पास मजीद नामुमकिनात की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। अब आपके सवाल की तरफ बड़ा क्विकली आता हूं। मईशत के ऊपर तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट है। अल्लाह करे कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसके कुछ आसार नजर आए कि ये किस तरफ जा रहा है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म प्रिडिक्ट करना इस वक्त मुश्किल है। जो एक चीज इन्वेस्टर देखता है वो हुकूमत का आना जाना नहीं देखते, वो पॉलिसी का तसलसल देखना चाहते हैं। पॉलिसी का तसलसल इदारों से आता है, पॉलिसी से आता है, और ऐसे लोग अगर इदारों की सरबराही में लगे हों, टेक्नोक्रेट्स, जिन पर लोगों का एतमाद हो, तो वॉलेटिलिटी कम आती है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज, आपने कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम, ये जो फैसले नहीं हो पा रहे, जब टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप अपना 90% टाइम कम अज कम इसी सियासी कश्मकश में लगा रही हो, तो ऑब्वियसली डे टू डे काम करने के और मईशत के और पॉलिसी के फैसले वो डिफर हो जाते हैं। जब पॉलिसी के फैसले डिफर हो जाते हैं तो उसका फिर जो टाइम की एक कॉस्ट होती है। आपने देखा डॉलर आज तकरीबन 181 को टच कर गया। वो एक अनसर्टेनिटी में अपॉर्चुनिस्ट फिर अपनी गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मेरी इसलिए अभी भी जो तवक्को है और मेरी राय भी है कि इससे जितनी जल्दी हल निकले और कुछ सिम्त दिखने लग पड़े तो फिर कुछ मईशत में टेम्पररी इस्तेहकाम आ पाएगा, लेकिन इवेंचुअली हमें कुछ पॉलिसीज को इस सियासत से इंसुलेट करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, आप बताएंगे आज डॉलर जिस तरह से इसकी ऊंची उड़ान रही है, तो हमने ना अपोजिशन की तरफ से कोई स्टेटमेंट सुनी है ना हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट सुनी है। इसका असर एक आम आदमी को, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी सियासी गैर यकीनी है, इसका मनफी असर आम आदमी पर पड़ना है कुछ दिनों बाद? 181 अगर टच कर रहा है डॉलर, ये आगे कहां जाएगा और आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ेगा? खुर्रम साहब, खुर्रम शहजाद साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ। हारून साहब, आम आदमी पर इसका क्या आप समझते हैं असर पड़ने लगा है? डॉलर जिस तरह बढ़ा है, क्या आइंदा कुछ दिनों में, कितने टाइम में ये असर आएगा और 181 पे ये रहेगा, या आपको लगता है ये एक नियर टर्म स्पाइक है, फिर दोबारा वापस आएगा अपनी रियल वैल्यू पे? जी, इसका डायरेक्ट कॉजल लिंक जो है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रहेगा। अभी जो डॉलर बढ़ रहा है, लकीली ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है, तो हमारी जो मेजर इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो इतना तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जैसे रिलीफ पैकेज दिया गया है, वो भी कहा गया था कि बजट तक है। तो जब रिलीफ पैकेजेस शॉर्ट टर्म होते हैं तो उससे महंगाई घटती नहीं है कि लोग फिर इंतजार में रहते हैं कि बजट आएगा। जैसे मैंने कहा, पॉलिसी और उसका तसलसल मार्केट को इंपैक्ट करता है। जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अनसर्टेनिटी है, उसके अंदर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिस्ट जो मुनाफाखोर हैं, वो फायदा उठाते हैं। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है? मैं अगर जाते हैं तो खुर्रम शहजाद साहब आपसे पूछूंगा, पहले बताएं मार्केट सेंटिमेंट्स खुर्रम शहजाद साहब क्या हैं हुकूमत को लेकर? आज जो हुआ है इस एपिसोड के बाद और रोज जो हो रहा है, मार्केट इस सियासी तूफान को कैसे देख रही है? इन्वेस्टर्स की क्या सेंटिमेंट्स हैं? जी देखें, इन्वेस्टर सेंटिमेंट तो काफी वक्त हो गया है, खराब है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये नहीं पता कि इन्वेस्टर जो है उसको ये नहीं पता कि पॉलिटिकल जो सेटअप है अभी जो चल रहा है, गवर्नमेंट जो इन पावर है वो रहेगी या नहीं रहेगी, और वो मेरे ख्याल में अगले 10 दिनों तक नहीं पता चलेगा। तो ये अनसर्टेनिटी होती है, ये इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। फिर क्योंकि वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट इन पावर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए अब ज्यादा काम करेगी तो पॉलिसी साइडलाइन हो जाती है, तो नेचुरली हर चीज जो है वो धीरे हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये सबसे बड़ा इशू है, और ये पिछले 2-3 महीनों से जो है बहुत ज्यादा पीक पे चली गई है, जिसकी वजह आपने देखा होगा कि वैल्यूएशंस अच्छे होने के बावजूद हमारी मार्केट जो है वो नीचे गई है, या फिर और फॉरेक्स मार्केट में खुर्रम शहजाद साहब क्या हो रहा है? ये भी अनसर्टेनिटी है, या फिर आपको लगता है फंडामेंटल्स प्ले कर रहे हैं अपना रोल, या ये अनसर्टेनिटी का फायदा कुछ स्पेकुलेटर्स उठा रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए, ये तो होता ही है, जब अनसर्टेनिटी होती है तो स्पेकुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता
कि आगे क्या होगा। रूमर्स भी फैलाना लोग शुरू करते हैं, रूमर्स की वजह से जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको फायदा होता है। तो ये तो देखिए पार्ट एंड पार्सल है मार्केट का। मेन इशू अनसर्टेनिटी है, उसको ठीक किया जाए कि करेंसी मार्केट में भी जो है वो वैसे आएगी और आपकी जो है स्टॉक मार्केट में भी वैसे आएगी और इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन खुर्शीद साहब ये बताएं कि अभी तो ये मामला हल होते हुए नजर नहीं आते फिलहाल सियासी तौर पे। अगर देखा जाए, एक हुकूमत है अभी, अगर चली भी जाती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, फिर दोबारा एक अबूरी हुकूमत आती है, फिर उसके बाद फिर एक और हुकूमत, इलेक्शन है कुछ ही टाइम बाद, 15 महीने 12-13, तो विद इन फ्यू मंथ्स काफी बार गवर्नमेंट को चेंज होना है। तो ये तो इन द नियर मीडियम टर्म भी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ बेहतरी आनी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल करनी है फिलहाल आइंदा 1-1.5 साल कम अज कम भी। जी आप सही कह रहे हैं। फॉर द नियर फ्यूचर जो है वो 6-8 महीने 1 साल ये प्रॉब्लम रहेगी। बट चीज ये होगा कि अभी एक डायरेक्शन पता चलेगी कि क्या करंट सेटअप कंटिन्यू कर रहा है या फिर जो ऑपोजिशन है या जो भी नेक्स्ट सेटअप है वो आ गया है या आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन सैफान अगर क्लियर हो जाएगी ना तो इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो काफी हद तक थोड़ा नॉर्मलाइज हो सकता है। फिर लोग आगे का सोचेंगे कि अब अगर कोई और आ रहा है या इवन ठीक है, थोड़े बादल छटेंगे तो अंदाजा होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा फरूख शहजाद साहब और हारून शहीद साहब ने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। आज शायद कोई नहीं कर रहा कि सियासत में क्या हो रहा है, लेकिन इस सियासत के असरात क्या हो रहे हैं, आम आदमी पर क्या हो रहे हैं, इसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ असर इवेंचुअली आपकी जेब पर पड़ना है। आज डॉलर 180 से ऊपर चला गया है, तो ये बात करना बड़ा जरूरी है कि आप लोगों की जेबों पे क्या असर पड़ेगा। ये इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी सियासतदान पे कोई फर्क पड़ना है जेबों पे, ना और किसी की, हमारी जेबों पे फर्क पड़ना है जो सब कुछ हो रहा है। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे, मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सियासी सूरत हाल दिलचस्प मराहिल में ये खेल पूरा दाखिल हो चुका है और इसके असरात मईशत पर आना शुरू हो गए हैं। आज डॉलर 180 से तजावुज़ कर गया, स्टॉक मार्केट में चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं सिर्फ हम ये कह रहा था कि जो भी ये सब कुछ सियासी हैजान, तूफान, भूचाल, कुछ भी कहें इसको, इसका असर हम सब पर इस तरह से आना है। शायद इन सियासी जमातों पर, इन सियासतदानों पर तो इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पावर स्ट्रगल में लगे रहें, लेकिन एक आम आदमी की जेब पर इसका असर आना शुरू हो जाएगा। डॉलर बढ़ चुका है और ये जो अनसर्टेनिटी जितना टाइम रहती है, इसका असर डायरेक्ट आपकी जेबों पे आना शुरू होगा। असल कंसर्न, हम अपनी कंसर्न भी हमें रेस करनी चाहिए। इसी पे सवाल उठाते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं। मलिक बोस्तान सदर हैं, फॉरेन के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान हजरात का। फ़ारूक सलीम साहब, ये मुझे बताएं, क्योंकि ये जो पूरी सूरत हाल है, कौन जीता कौन हारा, ये तो जो हारेगा उसकी भी जीत है, जो जीतता है वो भी हार जाता है। सियासत में तो ये चलता रहता है। आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ रहा है आपको लगता है, और बिलखुसूस डॉलर और इन तमाम चीजों को तनाजुर में देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट है इसका? जी सैफान साहब, लग रहा है ऐसा है कि सारे सियासतदान, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों या वो हुकूमती पार्टी हो, मईशत के हवाले से कोई भी फोकस नहीं कर रहा। और मुझे लग रहा है कि इतनी खतरनाक किस्म की खतरे की घंटियां बज रही हैं, एक महाज पे नहीं, एक से ज्यादा महाज पे, और उसका असर आप कह रहे हैं कि अभी आना शुरू हो गया है। मेरा डर ये है कि उसका असर बहुत ही खतरनाक होगा और बहुत ही गहरा होगा। आप सोचिए कि तजारती खसारा हो या करंट अकाउंट डेफिसिट हो, जो हुकूमत के तखमीने थे वो बिल्कुल ही गलत साबित हुए हैं। तजारती खसारे के हवाले से हुकूमत का तखमीना था कि साल का 28 अरब डॉलर का खसारा होगा। जो प्रोजेक्शन आ रही है, जो मेरा तखमीना है कि तकरीबन 50 अरब डॉलर तक तजारती खसारा पहुंच जाएगा। अब 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में हमने कभी 50 अरब डॉलर का तजारती खसारा नहीं देखा। करंट अकाउंट डेफिसिट हुकूमत का तखमीना था 13 अरब डॉलर। मेरे ख्याल में कि 20 अरब डॉलर तक करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हिट करेगा। फिर IMF के हालात देख लें, हमने जितने वादे किए, हमारी हुकूमत ने, हमारे वजारत खजाना ने, उन सारे वादे के ऊपर वो मुकर गए। एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा हुआ। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में हमने जितने वादे किए थे, उसके बाद हमने 500 मिलियन डॉलर वसूल कर लिया IMF से, और उसके बाद 2 नए वजीर खजाना आए, उन्होंने कहा जी हमने कोई भी वादे पूरे नहीं करने।
उसके बाद फिर आपको याद है प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। दोबारा से हमने यही किया। जनवरी 22 में आप सोचिए, हमने एक मिनी बजट हुकूमत लेके आई थी, उसमें बेशुमार वादे किए गए थे IMF से। $1 बिलियन हमने वसूल कर लिया और फिर फरवरी की 28 तारीख को वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया कि हम सारे वादे तोड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन रह जाती है आलमी इदारों की तरफ। वो सोचते होंगे कि पाकिस्तान की वजारत खजाना, हुकूमत पाकिस्तान वादे करती है, फिर वो किस्त वसूल कर लेती है, फिर वो सारे वादे तोड़ दिए जाते हैं। अब तकरीबन $30 अरब की, वो जिसको कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, जो हुकूमत को चाहिए, ये कहाँ से आएंगे? ये $50 अरब का जो तजारती खसारा करने चले हैं हम, वो कहाँ से पूरा होगा? ये $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कहाँ से पूरा होगा अगर IMF का हिस्सा हम नहीं बनेंगे? ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है सैफान साहब। डॉक्टर साहब ये बताएंगे, ऐसे में हम ये भी सुन रहे हैं कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसको भी कट करने के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को, तो उसको 100 अरब से मजीद कट कर दिया जाए। तो यानी जो बहुत से उसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी, जैसे आपका पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसका बजट है, तो उनके ऑनगोइंग मंसूबे, ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, बहुत से स्पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो मिनिस्ट्रीज इशू कर चुकी हैं, वो सब भी रुक जाएंगे। तो दरअसल मईशत तो रुक ही जाएगी बिल्कुल, मईशत का पहिया, अगर ये सूरत हाल है तो। देखिए सैफान साहब, जिस सिमत में इस वक्त मईशत जा रही है, अगर आप उसको किसी से कंपेयर करना चाहते हैं तो श्रीलंका को खोल के देख लें या लेबनान को खोल के देख लें। हम श्रीलंका से तकरीबन 9 से 11-12 महीने पीछे हैं। अभी पिछले हफ्ते उस हुकूमत ने ऐलान किया है कि 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी श्रीलंका के अंदर, और उसकी वजह यह नहीं है कि उनके पास बिजली के प्लांट्स नहीं है। इसकी वजह यह है कि खजाने में डॉलर खाली हो गए हैं, उनके पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है कि वो तेल खरीद के अपने बिजली के जो प्लांट्स हैं वो चला सके। हम जिस रफ्तार में, जिस सिमत में, जो ट्रेजेक्ट्री हमारी जा रही है, हमारा खजाना भी डॉलर से खाली होने चला है। तो खुदा ना करे कि वो हालात आ जाएं जो इस वक्त श्रीलंका में आए हुए हैं, अगर हमने अपनी सिमत जो है उसको, उस डायरेक्शन को चेंज ना किया। और मलिक बोस्तान साहब, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि अब सूरत हाल ये बढ़ेगी किस तरफ, और आज जो 180 से ऊपर तजावुज किया है ये वक्ती तौर पर हुआ है, या आपको लगता है कि ये इसका आगे इम्पैक्ट आएगा, लॉन्ग टर्म है, ये सस्टेन करेगा इस लेवल के ऊपर, या इससे भी ऊपर जाएगा डॉलर? बोस्तान साहब, हालात पे मुनसर है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो पहले कोरोना से बड़ी मुश्किल से निजात हासिल की थी, फिर रूस और यूक्रेन की जंग हो गई, उससे इंटरनेशनल सतह पर रेट बढ़े, और उसके बाद सियासी दर्जा हरारत बहुत अरूज पे है। इस वक्त आपके सामने तरीके अदम इस्तेमाल जो पेश होनी है, उसके पहले ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 10 लाख आदमी ले जाऊँगा, अपोजिशन ने कहा कि हम 20 लाख आदमी लेके, ईद के जवाब पत्र से एक दूसरे को दे रहे हैं। ये कौमी लीडर हैं, कौम की रहनुमाई के बजाय लड़ाई के दावे कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि पूरी कौम का आपस में तसादम हो जाए। और ये जब ऐसा वक्त आएगा तो पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। मैं समझता हूँ पूरी हर पाकिस्तानी की ये दोनों बयान सुन के अपोजिशन का और हुकूमत का बड़ा फिक्रमंद है। मैं भी और अपनी तरफ से भी पूरी कौम की तरफ से अपील करूँगा हुकूमत से, अपोजिशन से, फ़ौज से, वो इस तसादम को रोकें, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन और तीसरी कुव्वत से फ़ायदा उठा के इनको आपस में अगर टकरा देगी तो पाकिस्तान की जो है मैशत पाश हो जाएगी, और पाकिस्तान को उसको भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही वजह है कि रुपया जो है, जब से ये ऐलान हुआ, रुपया मुसलसल गिर रहा है और डॉलर का रेट बढ़ रहा है, और बाहर के इन्वेस्टर जो है वो भी रुक गया है। और पाकिस्तान की जो है इसको सोच समझ के हुकूमत को, मैं समझूँ पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया तो वही सबसे पहले पहल करें। मैं पहले ये अपना बयान वापस ले लेता हूँ तो हुकूमत भी, अपोजिशन भी यकीनन वापस ले लेगी। तो इससे ये तसादम का जो ख़तरा है ये टल जाएगा, तो पाकिस्तान खरीद कौन रहा है डॉलर्स पर? अगर इन्होंने जारी रखे तो पाकिस्तान डिमांड सप्लाई के उसूलों से देखा जाए तो खरीद कौन रहा है इस पर डॉलर? मलिक बोस्तान साहब, देखो जी, बैंक खरीद रहे हैं, इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट आपकी कम है, और इसकी वजह से IMF का जो है वफ्द भी जो 7वां इजलास वो जारी है, और उनकी जब भी ये IMF वाले आते हैं तो आप इसे उसने इतफाक़ समझिए, ये अवामी इतफाक़, डॉलर का रेट बढ़ता है हमेशा। हालांकि ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमेशा यही बयान दें कि रुपये अंडर वैल्यू है, किसी वक्त भी डॉलर का रेट गिर सकता है, लेकिन हालात खिलाफ तवक्को पहले
अफगानिस्तान का मसला है, वो पाकिस्तान के ऊपर उनके इंपोर्ट बिल हमारे ऊपर, हम डॉलर मंगवा के उनको ऊपर पे में बेच रहे हैं। उसके बाद रशिया की जंग हो या तहरीक जो एतमाद की तहरीक है वो पेश होने वाली है। तो ये सारे हालात ने पाकिस्तानी रुपये को और मैशत को दो पे लगा दिए। अच्छा, बैंक्स के हवाले से मलिक बुरसान साहब, आपने भी पहले इशारतन बात की थी, फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बाकी वाज़े इशारे दिए थे कि बैंक्स मैनिपुलेट कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे, स्पेकुलेशन में मुलविस थे करेंसी के हवाले से, और फ़ायदा मुनाफे में इस वक्त शामिल थे, मुनाफा कमाने में। तो कहीं अभी भी वो सिलसिला तो नहीं हो रहा, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो तो नहीं है, ना अपोजिशन की तवज्जो है कि डॉलर कहाँ जा रहा है। पहले बढ़ता था 1 रुपया तो 2 रुपये, तो स्टेटमेंट आती थी, मरियम औरंगजेब साहिबा आ जाती थी, कभी कोई आ जाता था। आज तो कोई हमने देखा है तवज्जो किसी की है ही नहीं इस तरफ, तो इसमें बहुत से लोग मुनाफा भी कमा रहे होंगे। नहीं, ये पहले ज़रूर हो रहा था, और आपने देखा डॉलर जो था 152 से बढ़ते यकदम जो है 177 तक आया था। तो उस वक्त ये चीज़ें हो रही थी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहब की हमारी मीटिंग हुई, हमने उन्हें बताया कि ये जो बैंक है ये उन्होंने कहा कि सट्टेबाजी में इन्वॉल्व हैं, ये उनका रिकॉर्ड बयान मौजूद है, आपने भी पढ़ा होगा और सुना होगा। तो ये चीज़ ये थी कि वो बैंक जो है फॉरवर्ड में ओवर सेल कर रहे थे, यानी कि अगर उनके पास सप्लाई डॉलर की बाइंग 1 बिलियन होती थी तो बेच 5 मिलियन देते थे, जिसकी वजह से वो डॉलर इतने सप्लाई होती थी नहीं। फिर जब उनके पास डिलीवरी का वक्त होता था तो फिर वो रेट बढ़ा देते थे, जिससे सट्टेबाजी हो जाती थी और हुकूमत को और पाकिस्तान को बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचता था। तो ये मैंने तजवीज़ पेश की थी, जितने डॉलर आप बाइंग करें इतने सेल करें और सोल्ड ना करें, ताकि स्पेकुलेशन, अब उस चीज़ पे काबू पा ली गई, यही वजह। लेकिन अब जो हालात है पूरी दुनिया के हालात, रुपये उनकी करेंसियाँ गिरी हैं, यूरो पाउंड 4% गिरा है, गोल्ड आपके सामने 2100 को टच किया है। तो पाकिस्तान का रुपया अभी तक कोई इतना ज़्यादा नहीं गिरा जिस तरह बाकी दुनिया की करेंसियाँ गिर रही हैं। सही। और फरूख साहब, आपको क्या लगता है इसका, एक मुझे ये बात बताइएगा ज़रूर कि हम ये तो कहते हैं कि डॉलर बढ़ गया, ये हो गया, आम आदमी पे इसका असर क्या होगा? आम आदमी की जेबों पे असर किस तरह होगा? हम सब की जेबों पे किस तरह असर होगा? और कितने टाइम लैग के साथ असर होगा? जैसे आज 181 पे या 181 टच करने लगा था, कितने टाइम में फरूख सलीम साहब इसका असर आम आदमी तक पहुंचता है? देखिए, इसका डायरेक्ट असर तो महंगाई के ऊपर होता है, जो गरीब हैं, जो $2 डेली कमा रहे हैं। हमारी मैं मलिक साहब, अगर इजाजत है डॉक्टर फरूख सलीम साहब से पहले पूछ के फिर आपसे इसका जवाब लूंगा। मलिक साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब पहले आप फरमाइएगा। जी, जैसे मैं कह रहा था कि डॉलर जब चढ़ता है, रुपया गिरता है, तो उसके नतीजे में आप सोचिए कि जितनी भी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं, और हम बेतहाशा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे खाने की बेतहाशा चीज़ें जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। अभी जो मैं पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि जी जो टमाटर हैं वो 170% बढ़ गए सिर्फ 1 साल में, घी कोई 47% बढ़ गया है, दाल मसूर 36% बढ़ गई है। आम आदमी के लिए सैफान साहब मेरा खदशा ये है कि डॉलर की एक बड़ी संगीन किस्म की किल्लत होने वाली है, शॉर्टेज नज़र आ रही है। जो पॉलिसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, डीजल के हवाले से हुकूमत ने अपनाई हुई है, उसके नतीजे में एक पेट्रोल और डीजल की किल्लत सामने आ सकती है और अगले चंद हफ्तों में सामने आ सकती है। इसी तरह जो रूस और यूक्रेन की जंग के नतीजे में गंदम की किल्लत कुछ महीने में सामने आ सकती है। तो ये अगले चंद हफ्तों में तो मुझे नजर आ रहा है डॉलर की किल्लत नजर आ रही है, कुछ हफ्तों में पेट्रोल डीजल की किल्लत नजर आ रही है, और फिर कुछ महीनों के अंदर वो आप सोचेंगे गंदम की किल्लत भी सामने आना शुरू हो जाएगी। और डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि ये तो चंद महीनों का मामला नहीं है, आप भी जानते हैं अगर ये हुकूमत जीतती है, हारती है, जो भी इस अदम एतमाद के मामला से निकलती है आगे जाकर, तो फिर अगर ये नहीं रहती हुकूमत तो फिर एक और हुकूमत आती है अबूरी, फिर इलेक्शन होता है, तो ये चंद माह के अंदर 2-3 हुकूमतें चेंज होनी है फरूख साहब। तो ये इतना कोई मतलब आसान काम नहीं, तो कठिन है, और मीडियम टर्म में भी यही हालात नजर आते हैं फिलहाल। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, जो नई हुकूमत आएगी उसके ऊपर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। उनको पहले दिन मेरा ख्याल है कि 30, 35, 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अभी जो वजीर आज़म इमरान खान ने फरवरी की 28 तारीख में 10 रुपए की छूट दी थी, उसके नतीजे में आप सोचिए कि तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, हुकूमत पाकिस्तान को। तो जो नई हुकूमत आएगी, अगर ये हुकूमत जाती है तो उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर्स होंगे। क्या वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी? और फिर जिस तरह आपने कहा कि जो गैर यकीनी की फजा होगी कि वो हुकूमत कितनी देर के लिए आई है, कितनी देर रहती है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि किसी किस्म का एक चार्टर ऑफ
इकोनॉमी बनाया जाए, जिस तरह जापान में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी है कि हुकूमत आती जाती रहती है, वजीर आजम आते जाते रहते हैं, लेकिन जो माशी पॉलिसी है वो एक ही है, वो एक ही सिमत में चलती रहे। उसको किसी तरह आइसोलेट कर दिया जाए, उसको किसी तरह इंसुलेट कर दिया जाए कि जो सियासत की मैदान में जो कुछ हो रहा है उसका डायरेक्ट असर जो है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए नेगेटिव न साबित हो। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, मलिक बोस्तान साहब साथ हैं। आम आदमी पर इस पूरी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल क्या असर हो रहा है, इसको जान रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के असरात मईशत पर आना शुरू हो चुके हैं। ये असरात किस तरह आ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। मलिक बोस्तान साहब, आप फरमाइएगा कि क्या असर आप देखते हैं जब डॉलर बढ़ता है तो महंगाई पर और आम आदमी पर उसका असर किस तरीके से पड़ता है और कितने टाइम में पड़ता है सर? मैं सर टाइम के क्या फ़ौरन ही पड़ते हैं। मेरा ख्याल है जो ही डॉलर का रेट बढ़ता है, इम्पोर्टर जो है अपनी हर चीज़ पे रेट बढ़ा देते हैं। पेट्रोल पंप वाले अपना पेट्रोल बढ़ा देते हैं, हुकूमत बिजली पे रेट बढ़ा देती है, तो आम आदमी पे असर पड़ता है। अमीर आदमी पे असर इसका होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें इंपोर्ट आ रही हैं। अब इवन आप पाकिस्तान में तो अब एग्रीकल्चर है, गंदम तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, चाय इंपोर्ट कर रहे हैं, घी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब तो कपास भी इंपोर्ट होने शुरू होंगे। एक चीनी बची है, वो भी अल्लाह ना करे वो भी इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। इस वक्त हम 8 अरब डॉलर से ज़ायद की जो है खाने पीने की अशिया इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को तेल जो है हर महीने 2 अरब डॉलर का तेल हमें मंगवाना पड़ता है। तो अगर जो ही इंटरनेशनल कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी उसका असर होता है, और जो डॉलर बढ़ता है फिर भी ज़ाहिर है इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। इम्पोर्ट बिल बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर उसके साथ पूरा असर जो है आवाम पे जाता है। और हुकूमत को जितने भी टैक्सेस लगाने होते हैं या जितनी भी चीज़ें अपना बजट खसारा पूरा करना होता है, वो इसी तरह पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ा के साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं? फरूक अली साहब ने कहा कि आइंदा कुछ माह के अंदर कुछ हमें नजर आएगा कि डॉलर की शदीद किल्लत होगी, पेट्रोल की, डीजल की होगी। आप डॉलर के हवाले से बताइएगा बोस्तान साहब, क्या वाकई में सूरत हाल ऐसी हो सकती है खुदा ना खास्ता कुछ माह या कुछ हफ्तों में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किल्लत हो जाएगी और पाकिस्तान की मार्केट ड्राई हो जाएगी, ऐसी नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे। हम सिर्फ मैनेज करने में देखो, अगर देखें पिछले 27 साल में 250 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के जरिए बाय ट्रांसफ़र हुआ, और पाकिस्तान के कर्जे 125 अरब डॉलर हैं। अगर इसको मैनेज कर लिया जाए और कौम को एतमाद में लिया जाए तो ये पैसे वापस भी आ सकते हैं, रुक भी सकते हैं। और तो पाकिस्तान में इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज की कोई कमी नहीं है। अगर इसको जो है सिर्फ कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए, जैसे हुकूमत ने रोशन डिजिटल प्रोग्राम बनाया, 3 अरब डॉलर उसमें आ गए हैं। अब देखो ना, अभी स्विस बैंक जो चीमा साहब ने रिपोर्ट लीक की है, जवेद नामी जो कि खुद झोंपड़ी में रहता है, उसके नाम पे वहाँ 4 अरब रुपए के डॉलर जमा हुए पड़े हैं। इस तरह कई पाकिस्तानी हैं जो बेनामी अकाउंट खोल के वहाँ बाहर पैसा रखा हुआ है। तो उनको अगर हम एतमाद में लेके पैसे वापस पाकिस्तान में मंगा लें तो पाकिस्तान को कर्ज़ों से भी निजात हो सकती है, और पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल भी ख़त्म हो, और रुपया भी जो मुस्तकम हो सकता है। सही। और फरूक अली साहब, आप बताइए, क्योंकि आप ये बता रहे थे कि चंद माह के अंदर कुछ एक नहीं 2-3 हुकूमतें बदलनी है, तो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे। इस सियासी जो इंतशार की कैफियत के अंदर जिस तरह से इस पर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर है, बयानबाजी है, बहुत नामुमकिन सा लगता है कि कोई ऐसा चार्टर ऑफ इकोनॉमी और अनटिल अनलेस के कोई मुख्तदर हल्के जिन्हें कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, वो तमाम इदारे आके बैठे वो बनवाएं इन सियासतदानों से, और तो कोई चारा नजर नहीं आ रहा फरूक सलीम साहब ऐसी सूरत हाल का। खान साहब, पिछले कोई 20 सालों में जापान में मेरा ख्याल है कोई 1 दर्जन वज़राए आज़म आए हैं, चले गए हैं, लेकिन उसका असर उनकी मईशत के ऊपर कुछ नहीं हुआ। माशी पॉलिसी जो है वो चलती जा रही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो दोनों पहिए हैं हमारे जमहूरी ढांचे के, एक ऑपोजिशन है और दूसरी हुकूमत है। ना तो ऑपोजिशन के पास इतना टाइम है कि वो फोकस करे, वो कोई हमें मुतबादिल अपना बजट दिखाए, जैसे बरतानिया में होता है, एक शैडो कैबिनेट बनती है, शैडो बजट सामने आता है, और ऑपोजिशन टोटली बिजी है कि उसने अदम एतमाद के नंबर किस तरह पूरे करने हैं। हुकूमत 100% बिजी है कि वो कह रहे हैं हमने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है।
तो जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, जिनमें घी है, जिनमें तेल है, जिसमें दालें हैं, उनके ऊपर मुझे नहीं महसूस हो रहा कि कोई भी फोकस कर रहा है इस वक्त। और अगर फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि लेबनान को देख लीजिए, वहाँ लोगों का क्या हाल हो रहा है, वहाँ पे डिप्रिसिएशन का क्या हाल है, वहाँ पे उनकी करेंसी कितनी बुरी तरह गिरी है। श्रीलंका में अभी पिछले कुछ महीनों में क्या हो रहा है। देखिए, हमें उम्मीद और हिकमत अमली में बड़ा फ़र्क है, ख्वाहिश और प्लान में बड़ा फ़र्क है। अभी मलिक बुस्तान साहब ने जिन ख्वाहिशात का इजहार किया कि पैसे बाहर से आ जाएं, और ये उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है, ख्वाहिशात रखी जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त हिकमत अमली की ज़रूरत है, ख्वाहिशात की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई स्ट्रेटजी चाहिए किसी किस्म की कि हमने 22 करोड़ के अवाम के ऊपर जो बोझ है, उम्मीद करते हैं फरूख सलीम साहब आगे लेके पढ़ना के हालात जो हैं यकीनी तौर पर, जिस तरह आप दोनों की गुफ्तगू हुई, खान साहब फरूख सलीम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। इससे पहले हमारे साथ हारून शरीफ साहब भी थे, खुरम शहजाद साहब भी थे। आज नाज़रीन गुफ्तगू इस पहलू पर करी कि इस तमाम गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, ये असर आम आदमी पर किस तरह कर रही है। पाकिस्तानी मईशत पर इस सियासी तूफान के असरात आना शुरू हो चुके हैं। आज डॉलर 180 रुपये से तजावुज़ कर गया, और आइंदा क्या हो सकता है इसका मंजरनामा आपके सामने पेश किया। बहुत कठिन हालात हैं, बहुत मुश्किल फैसले करने का शायद वक्त है, लेकिन इस सियासी हैजान की कैफियत में शायद कुछ भी मुमकिन नजर नहीं आता। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।